सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज आप लोगों के लिए मैं सेकंड लेक्चर लेकर के आया हूँ माय मदर एट 66 पोइट्री का। इसको लिखने वाली कमला दास है। इसके बारे में फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा जिसमें हमने इसका ऑल ओवर जीस्ट समझने की कोशिश की कि पोइट्री है किस बारे में, पोइट्री में क्या बताया गया है, किस तरह की पृष्ठभूमि है, क्या है जो एक बेटी महसूस करती है, फील करती है जब भी वो अपनी वृद्ध माता की तरफ देखती है और उन्हें लगता है, उन्हें देख के महसूस होता है कि अब शायद इनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो किस तरह के उसके भाव होते हैं, किस तरह के उसके इमोशंस होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो आइए गाइस इसको डिटेल में देखते हैं। लेकिन इसको डिटेल में देखें पोइट्री को, उससे पहले हम इसका एक सेंट्रल आइडिया डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इस पोइट्री में है क्या कुछ, ताकि पहले सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे हम, उसके बाद में पोइट्री पढ़ेंगे, ताकि पोइट्री को और बेहतर तरीके से समझा जा सके और एक्सप्लेनेशन में भी हमें वहां पर मदद मिले। ठीक है गाइस। तो पोइट जो है हमारी कमला दास है, इनके बारे में मैं बता चुका हूं और ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। यानी कि एजिंग का मतलब क्या होता है? एजिंग का मतलब होता है आयु बढ़ना। आयु बढ़ना जो है वो एक स्वाभाविक या प्राकृतिक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? और यहां पर आपने क्या कभी इस बारे में विचार किया है, सोचा है कि हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स होते हैं यानी कि वृद्ध माता पिता होते हैं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक्सपेक्ट करने का मतलब वो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, क्या उम्मीद उन्हें हम लोगों से रहती है, इसके बारे में आपको इस कविता में जानने को मिलेगा। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रल आइडिया, इसका केंद्रीय विचार क्या है, किस विचार को ये प्रमोट करती है, किस विचार के इर्द गिर्द जो है पूरी की पूरी कहानी लिखी गई है या पूरी की पूरी कविता लिखी गई है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम जो है माय मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास। कंपोज्ड का मतलब होता है इसकी रचना की गई है, किसके द्वारा? कमला दास के द्वारा इसकी रचना की गई है। इज दैट वह ये है कि द पोएम शोज द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। पोएम जो है वह इस डर को या इस भय को दर्शाती है कि भाई वो अपनी माँ को खो देगी। तो क्या दिखाती है? वो खो देने के भाव को दिखाती है अपनी माता को, ऑफ द पोएटिस, जो कवियत्री है उनकी माता को। हर मदर इज इन द लास्ट फ्रेज ऑफ हर लाइफ। उनकी माताजी जो है वो अपने जीवन के अंतिम चरण में है। कहाँ है? अंतिम चरण में है। सो द पोएटिस फील्स दैट शी विल पास अवे सून। इसलिए पोएटिस जो है, कवित्री जो है, वो महसूस करती है कि उनकी माताजी जल्दी ही पास हो जाएंगी। पास अवे होने का मतलब क्या है? क्लास से पास नहीं हो जाएंगी। पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना। और गुजर जाना किस अर्थ में? तो गुजर जाना मृत्यु के अर्थ में, कि जल्द ही उनकी माताजी की मृत्यु हो जाएंगी। पोएटिस गेट्स स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट। और पोएटिस जो हमारी कवियत्री जो है वो डर जाती है अपने इस विचार से। टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव थॉट, और इस नकारात्मक विचार से बाहर आने के लिए। नेगेटिव का मतलब क्या है? नकारात्मक। तो इस नकारात्मक विचार से बाहर आने के लिए शी लुक्ड आउटसाइड ऑफ द कार। तो वह कार के बाहर देखना शुरू कर देती हैं। द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। बाहर का जो पूरा का पूरा संसार है, आउटसाइड का मतलब जो कार से बाहर उन्हें संसार दिखाई दे रहा है, वो पूरी तरह से जीवन से, ऊर्जा से या सक्रियता से भरा हुआ है। जैसा कि वो अपनी माता का चेहरा देखती है तो उनको लगता है कितना निष्क्रिय है, जैसे कि कोई मृत चेहरा हो। और उसी तरफ जब वो बाहर की तरफ देखती है, तेजी से पीछे भागते हुए पेड़ों को देखती है या फिर घर से बाहर निकलते हुए बच्चों को देखती है, तो उन्हें लगता है कि वो कितने एक्टिव है। एक्टिव यानी कितने सक्रिय हैं और कितना जीवन से वो भरे हुए। द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट। युवा या नए पेड़ जो हैं वो ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि तेजी से दौड़ रहे हैं। सीम्ड का मतलब होता है लगना या प्रतीत होना। प्रतीत होना या लगना, है ना, ऐसा बोल देते हैं हम लोग। चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी। बच्चे जो है बहुत खुश नजर आ रहे हैं। एट द एयरपोर्ट, और उसके बाद जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचती है, हवाई अड्डे पर पहुंचती है, दे हैड टू अंडरगो अ सिक्योरिटी चेक। तो उन्हें, अंडरगो का मतलब होता है गुजरना,
उन्हें एक सिक्योरिटी चेक से निकलना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। सिक्योरिटी चेक मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जहां पर आपको जांचा जाता है पूरी तरीके से कि आप कोई ऐसी सामग्री लेकर के तो नहीं जा रहे जो आपको नहीं ले जानी चाहिए, ठीक है। द पोएटेस वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर। जो पोएटेस है, जो कवियत्री है, वो अपनी माता जी से कुछ कदम की दूरी पर खड़ी हैं। She looked again at her old mother. वह फिर से अपनी वृद्ध माता की ओर देखती है। She felt pained to look at the colorless and pale face of her mother. और वह दर्द महसूस करती है, पीड़ा महसूस करती हैं। Felt का मतलब होता है महसूस किया, यह सामान्य अर्थ में महसूस करना। वह उस दर्द को, पीड़ा को महसूस करती है। टू लुक एट द कलरलेस, जैसे ही वो देखती हैं। कलरलेस यानी कि बेरंग, एंड पेल, पेल यानी कि मुरझाया हुआ सा या पीला पड़ा हुआ सा जो चेहरा है उनकी माता जी का। बट हाइडिंग हर टीयर्स, लेकिन अपने आंसुओं को छुपाते हुए, अपने आंसुओं को छुपाते हुए। द पोएटेस सेड, पोएटेस कवित्री हमारी जो है वो कहती हैं, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी या जल्द ही आपसे पुनः मुलाकात होगी, ठीक है गाइस। तो ये हमारा सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएट्री है। आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग इसे थोड़ा और डिटेल में बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। जहां आपको लगता है कि आपके 2 मार्क्स की या 1 मार्क का ही सेंट्रल आइडिया पूछा गया है तो आप इसे थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर 4 या 5 मार्क्स का पूछा जा रहा है तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कम या ज़्यादा किया जा सकता है। बाकी मेन जो मुद्दे की बात है या केंद्रीय बात जो है वो यही रहेगी हमारी, है ना, सेंट्रल बात हमारी यही। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मैं अपने माता पिता के घर से जा रही थी। अब देखो क्या होता है, यहां पर मैं एक चीज समझ गया कि हमारी ये जो कमला दास जी जो हैं ये विवाहिता हैं। क्या है ये? विवाहिता। विवाहिता यानी मैरिड है, ये शादीशुदा है। कैसे पता चला हमें कि ये शादीशुदा है? क्योंकि जब हम पेरेंट्स होम कहते हैं यानी मैं अपने माता पिता के यहाँ से ड्राइव करते हुए, ड्राइविंग यानी कि कार चलाते हुए वहां से आ रही थी माता पिता के घर से। अब हम लोग, आप और मैं, कभी भी आम बोलचाल की भाषा में ऐसे बोलेंगे क्या कि भाई मैं अपने माता पिता के यहाँ से आ रहा हूँ? अपन क्या बोलते हैं? मैं घर से आ रहा हूँ। अपन सीधा होम बोलते हैं कि आई एम कमिंग फ्रॉम होम, मैं तो घर से आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जब वो कह रही है पेरेंट्स होम, तो इसका मतलब क्या है? अपने माता पिता के घर से आ रही है। और वो इससे क्या दर्शाना चाह रही है कि अब वो अपने ससुराल की ओर जा रही हैं, टू कोची। और ये कहाँ जा रही हैं? अपने माता पिता के घर से कोचीन जा रहे हैं। लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे मॉर्निंग, सुबह के समय। आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माता जी को देखा। बिसाइड मी, जो मेरे बिल्कुल पास में, बराबर में, बराबर के लिए एक शब्द और जो मेरे को सही लगता है वो है ये बगल में। बिल्कुल मेरे बगल में, मेरे पास में, मेरी साथ वाली सीट पर बैठी थी। डोज, ऊंगना, इसके लिए एक शब्द और आ जाता है उनिंदा। उनिंदा मतलब आधा नींदों में होने वाला भाव। तो वो वहां पर डोज कर रही थी, उनिंदा आधी नींदों में से लग रही थी। ओपन माउथेड, और उनका मुंह जो है खुला हुआ था। हर फेस एशन, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, बिल्कुल निस्तेज, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई राख हो, ऐश की तरह लग रहा था। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, जैसे निर्जीव शरीर या लाश का चेहरा होता है। एंड रियलाइज्ड, और मैंने अनुभव किया, मैंने महसूस किया, मैंने जाना, विथ पेन, पीड़ा या दर्द के साथ में, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही वृद्ध थी, उतनी ही वृद्धा थी जितनी वृद्धा वो दिखाई दे रही थी। बट सून, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, अब ऐसा विचार अपनी माता के संदर्भ में जिससे आप अत्यधिक प्रेम करते, और ऐसा विचार कि देखो उनका चेहरा जैसे किसी लाश की तरह दिख रहा है, जैसा लाश का चेहरा होता है वैसा ही, बिल्कुल निस्तेज सा, राख सा, पीला सा पड़ गया हो, जैसे ऐसा चेहरा दिखाई दे रहा है। ये भाव कितना पीड़ादायक हो सकता है, कितना दुखद हो सकता है किसी भी संतान के लिए, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना केवल इनके लिए, आप अगर अपने घर में किसी, कोई आपके बड़े बूढ़े होंगे, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, जिनके आप बहुत नज़दीक होंगे, जिनके लिए आप ऐसा महसूस करते हैं कि भाई वो मुझसे बहुत क्लोज है और मैं उनसे बहुत क्लोज हूँ,
ऐसा कोई भी व्यक्ति, और उसके बारे में आप बैठ के विचार कर रहे हैं कि देखो यार ये कितने बूढ़े हो गए, बिल्कुल मृत लग रहे हैं, तो ये डेफिनेटली ये विचार कोई आनंद देने वाला तो है नहीं, दुख पीड़ा या कुंठा को ही देगा। तो जल्द ही वो उस विचार को क्या करना चाह रही है, अवे, यानी कि उस विचार से अपना ध्यान हटा देना चाहती हैं। यहां पर एक फ्रेज यूज हुई है पुट अवे। पुट अवे का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, किसी चीज को निकाल देना, किसी चीज को छोड़ देना, उस अर्थ में आता है पुट अवे। लेकिन जल्द ही उन्होंने इस विचार को अपने मन से, अपने मस्तिष्क से, दिमाग से हटा दिया। एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखने लगी। एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जवान पेड़ों की ओर, युवा पेड़ों की ओर, नवीन पेड़ों की ओर, है ना, नवीन या युवा वृक्षों की ओर वो देखने लगी। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग कहा जाता है तेजी से दौड़ने को, है ना। रनिंग तो रनिंग होता ही है, और रनिंग से भी ज्यादा तेज दौड़ रहा है तो उसको आप कहोगे स्प्रिंटिंग। तो बहुत तेजी से वो दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे पीछे की ओर। द मैरी चिल्ड्रन, मैरी का मतलब होता है खुश या प्रसन्न जो बच्चे थे, जो बहुत ही खुशी से अपने घर के बाहर दौड़कर निकल रहे थे। चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों के बाहर निकल रहे थे तेजी से भागते हुए। छोटे बच्चे तो छोटे बच्चे होते हैं भाई, है ना। किसी ने सजेस्ट किया कि सुबह सुबह का टाइम था, बच्चे घर से बाहर निकल रहे थे, तो वो स्कूल जा रहे होंगे। एक क्षण के लिए मेरे को ऐसा लगा, स्कूल जाते हुए कौन सा बच्चा खुश होता है भाई है। तो मैंने ये कल्पना कर ली, मैंने अपनी तरफ से ये मान लिया कि संडे का दिन था, सुबह सुबह खेलने के लिए बाहर निकल रहे थे। तब तो भाई वो बहुत उछलते कूदते हुए, मस्त एकदम मस्ती मारते हुए निश्चित तौर पर घर से बाहर निकलते हुए वहां पर दिखाई देंगे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक, हवाई अड्डे पर नियमित सुरक्षा जांच से वो बाहर निकलती है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, और कुछ गज की दूरी पर, है ना, कुछ गजों की दूरी पर जब वो उनसे खड़ी थी, यानी कि सिक्योरिटी चेक हो गया, कमला दास सिक्योरिटी चेक से अंदर चली गई एयरपोर्ट की तरफ, वहीं खड़ी है अभी, और सिक्योरिटी चेक से बाहर ही उनकी माताजी वहां पर खड़ी है। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से उनकी ओर देखा। वेन, बिल्कुल पीला सा रंगहीन चेहरा, पेल, पीला पड़ा हुआ चेहरा। एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि गुजरती शरद ऋतु का चंद्रमा हो। अब गुजरती का मतलब यह है कि जब सर्दी अपने पीक पर हो, जब सबसे ज्यादा सर्दी पड़ रही हो, उस समय में चंद्रमा कैसा दिखाई देता है, उस समय का जो चंद्रमा है, बस वैसा ही यहां पर इनका चेहरा जो है वो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल धुंधला सा, कोई स्पष्टता नहीं, कोई प्रभाव नहीं, ऐसा चेहरा उन्हें अपनी माताजी का दिखाई दे रहा है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, और मैंने वही पुराना और परिचित, जाना पहचाना दर्द, पीड़ा या व्यथा को मैंने महसूस किया, मैंने फील किया उसी डर को। कौन सा डर? वही जो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आ रहे होते हैं, तब हमारे घर में, आसपास, अड़ोस पड़ोस में, गांव में, रिश्तेदारी में किसी ना किसी की मृत्यु होती है, और हम पहली बार अपने जीवन में मृत्यु को लेकर के और गंभीरता से विचार करने लगते हैं, गंभीरता से सोचने लगते हैं कि यार क्या होती है मृत्यु, कैसे लोग पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। अच्छा, जिनके घर में किसी की मृत्यु होती होगी उनको कैसा महसूस होता होगा? भाई जिज्ञासा तो रहती है ना, टीनेजर्स में तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है, हर चीज़ को जानना है, महसूस करके देखना है, हाँ कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन सी चीज़ कैसी फील होती है, अपमान करके भी देखते हैं, अपमानित होकर भी देखते हैं, दोनों चीज़ों को देखते हैं कि महसूस कैसा होता है। तो वही चीज़ है कि वहाँ पर हर बच्चा कभी ना कभी ये महसूस करता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे माता पिता भी वृद्ध हो जाएंगे और वो भी बिल्कुल इसी व्यक्ति की तरह इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। अब अपने आप की कल्पना करते हैं कि मुझे कैसा लगेगा, तो ऐसा लगता है यार सब कुछ लूट गया, जैसे कि मैं कैसे रहूँगा, मैं कैसे जीऊँगा, मैं तो रह ही नहीं सकता, मैं तो एक पल भी नहीं रह सकता है। अंतिम यात्रा के दौरान जब उन्हें ले जाया जा रहा होगा तो मुझे कैसा महसूस होगा। ये सारी चीज़ें बहुत दुख देती है, बहुत पीड़ा पहुँचाती है, और वो पीड़ा ऐसी होती है जो ज़िंदगी भर याद रहती है। एक बार अगर आपने ऐसा कुछ सोच लिया ना, ऐसा कुछ
इमेजिन कर लिया, देख लिया अपनी कल्पनाओं में, तो आप अपने आप को ना केवल टूटा हुआ बल्कि बिखरा हुआ पाते हो वहां पे, और आपको ऐसा लगता है कि बस जीवन में इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। तो जब भी इस तरह का विचार आपके दिमाग में वापस आने लगता है, आप अपने आप को हर बार आगे बढ़ के रोक लेते हो, बोले नहीं, बिल्कुल इस बारे में नहीं सोचना, क्योंकि ये विचार और इस विचार से उत्पन्न होने वाला दर्द जो है वो ऐसा दर्द है कि आपको जीते जी नरक की यात्रा करवाएगा। एक बार 5-10-15 मिनट के लिए करवाएगा, लेकिन जीते जी एक बार आप नरक का दर्शन कर लोगे अगर आप इस विचार को सच में ज्यादा लंबे समय तक सोचते हो तो। इसलिए वो कहती है कि मेरा पुराना यानी बचपन के समय का मेरा जो परिचित एक्ट था, जो दर्द था, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। क्या है बचपन का डर? कि एक दिन उनकी माताजी उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन मैं बस इतना ही कह पाई, या बस मैंने इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी, आपसे जल्द मिलूंगी, वापस आऊंगी। अब यहां पर अम्मा को तो पता ही नहीं बेटी उसके बारे में क्या सोच रही है, लेकिन बेटी ये बात जो कह रही है इसमें 2-3 पक्ष हो सकता है। पहला कि वो सामान्यतः कह रही है कि ठीक है माँ चलती हूँ, फिर आऊंगी, मिलेंगे। दूसरा, वो दोबारा उनसे मिलना चाहती है, वो चाहती है कि दोबारा वो जब आए अपने माता पिता के घर तो उनकी माता जीवित हो उस समय। और कहीं ना कहीं ये बात अपने मुंह से बोल करके, सी यू सून अम्मा बोल करके, वो अपनी माँ को नहीं अपने आप को ये विश्वास दिलाने का प्रयास कर रही है कि भाई जब मैं अगली बार लौट के आऊंगी तो जरूर मुझे मेरी माताजी जो है वो जीवित मिलेंगी। तो वो अपने आप को अश्योर कर रही है, रीअश्योर कर रही है कि नहीं नहीं, ये सब विचार चल रहे हैं वो चल रहे हैं, उनको छोड़ो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, और मैं जब वापस आऊंगी अगली बार तो मैं अच्छे से अपनी माँ से मिलूंगी। तो अपने आप को कहीं ना कहीं वो हिम्मत देने का भी प्रयास कर रही है इस वाक्य से। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं बस इतना ही कर पाई कि मैं मुस्कुराई, मैं मुस्कुराई और मैं मुस्कुराई। मुस्कुराना 2 तरह का होता है। एक मुस्कुराना जो है वो आपकी प्रसन्नता को दर्शाता है कि आप बहुत प्रसन्न हैं, आप बहुत खुश हैं, जीवन में सब बढ़िया चल रहा है, घर वाले कुछ नहीं कह रहे, छुट्टियां चल रही है। कोई आकर के माता पिता गलती से कह भी देवे कि ओए पढ़ने बैठ जा, तो कोई ना कोई तीसरा व्यक्ति आ ही जाएगा बीच में, अरे छोड़ो ना, अभी क्या बेचारा साल भर ही पढ़ रहा था, अभी तो इसकी परीक्षा खत्म हुई है, छुट्टियां चल रही है, 5-10 मिनट इसको भी रेस्ट करने दो, क्यों परेशान कर रहे हो। तो ऐसे जो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल बहुत प्रसन्नता से स्माइल आती है। दूसरी स्माइल अलग होती है, उस स्माइल में आप अपनी पीड़ा को छुपाते हैं। क्या करना होता है उस स्माइल से? अपनी पीड़ा को छुपाना होता है। और ये जो स्माइल है ये प्रसन्नता की स्माइल नहीं है, बल्कि अपनी पीड़ा को छुपाने की स्माइल है। आपसे किसी ने आकर के ऐसे पूछ लिया, और भाई कैसे हो, सब ठीक तो है, खुश हो कि नहीं हो अपने जीवन में, खुश तो हो, और बस वो आपकी तरफ देखे जा रहा है पूछ के, अरे खुश तो हो, कोई परेशानी तो नहीं। और आपकी स्थिति यह है कि मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सकता, ना झूठ बोलने का मन है कि हाँ मैं खुश हूं, और ना ये बताने की हिम्मत है कि मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, समस्या कितनी विकट चल रही है। तो उस समय आप क्या करते हो? उस समय आप एक तीसरा रास्ता चुनते हो, और उस तीसरे रास्ते का नाम क्या है? स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। सब ठीक चल कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, धीरे से बाहर, ठीक। तो ये जो स्माइल है यहां पर हमारी लेखिका की, वो अपनी पीड़ा को छुपा रही है, क्योंकि वो किसी भी तरह से ये नहीं चाहती कि उनके मन में जो भी भाव चल रहे हैं, जो भी उनकी मनः दशा है, वो उनकी माताजी को किसी भी प्रकार से पता चले। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, चेहरे से, आंखों से या शब्दों से, किसी भी प्रकार से वो नहीं चाहती कि तीनों में से किसी भी रास्ते से उनकी माता को पता चले कि वो उस समय कितनी पीड़ा में वहां खड़ी हैं, एक विचार के कारण कि एक समय आएगा जब मैं आपको हमेशा के लिए खो दूंगी, एक समय आएगा जब मैं आपको कभी दोबारा देख नहीं पाऊंगी, मिल नहीं पाऊंगी, छू नहीं पाऊंगी, आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, और केवल जीवन में
आपके साथ जितना समय बिताया है केवल वो यादें ही रह जाएगी, बाकी जीवन में और कुछ शेष नहीं रहेगा। तो उस पीड़ा को, उस दर्द को छिपाने के लिए वह यहाँ पर स्माइल कर रही है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ पोइट्री आपको अच्छे से समझ में आई होगी। पहले हमने सेंट्रल आइडिया पढ़ लिया, अब जाते जाते समरी भी पढ़ते चलते हैं, है ना। टाइम बचाया ना अभी तो, अरे अभी तो और बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। चलो चलो आ जाओ फटाफट, समरी कर लेंगे, चलो फटाफट आ जाओ, फटाफट चलो। ठीक है, चलिए समरी को हम लोग देख रहे हैं। समरी जो है मूलतः सारांश होती है, यानी कि पूरी कविता में आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, कविता में क्या बताया गया है, क्या नहीं बताया गया है, उसे आपको कम शब्दों में लिखना होता है। खास करके सारांश को हम ऐसा मानते हैं कि जितना लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट, उससे 1/3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए, है ना। लेकिन वास्तविकता यह है, समरी कितनी होनी चाहिए ये आप और मैं, अपन लोग क्वेश्चन कितने मार्क्स का है ये देख के तय करते हैं। कई बार क्या होता है, समरी लिखते लिखते ना चाहते हुए भी एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ जाता है, क्योंकि समरी या एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है 5 मार्क का, 4 मार्क का। तो ऐसा लगता है कि यार 3-4 लाइनें लिखने से तो गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ा तो उसको बढ़ा करके लिखना पड़ेगा। हालांकि जो समरी होती है वो मूलतः होनी चाहिए 1/3, लेकिन हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे देखते हैं, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग वर्ड लिमिट चूज कर लेते हैं ना। वन लास्ट फ्राइडे, एक बार पिछले फ्राइडे मॉर्निंग को, द पोएटेस वॉज ड्राइविंग हर पेरेंट्स होम टू द कोची एयरपोर्ट। वो अपने माता पिता को कार चला करके, सॉरी अपने पेरेंट्स के घर से कार चला करके कोची एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, और उनकी माताजी जो है वो उनके बिल्कुल पास में बैठी हुई थी। इन द कार, उस कार में। शी सडनली हैड अ लुक एट हर मदर, और अचानक से, सडनली का मतलब अचानक से वह नजर डालती है अपनी माता पर। लुक एट हर मदर यानी उनकी नजर पड़ती है, वो देखना शुरू करती है अपनी माता को। शी फाउंड दैट हर मदर वॉज डोजिंग, और वे देखती हैं कि उनकी माताजी जो है वो डोज कर रही है। डोज करने का मतलब है अधूरी सी नींद निकाल रही है ना। विद हर ओपन माउथ, और उनका मुंह खुला हुआ है। हर फेस वॉज एज पेल एज दैट ऑफ अ कॉर्प्स, और उनका चेहरा उतना ही फीका, उतना ही रंगहीन, बेजान या पीला पड़ा हुआ था जैसे किसी शव का या जैसे किसी लाश का होता है। द पोएट पेनफुली रियलाइज्ड, और पोएट जो है यहाँ पर दर्द के साथ महसूस करती है दैट हर मदर इज नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग। वह ऐसे महसूस करती है कि उनकी माताजी अब और ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रहने वाली। दिस पेनफुल थॉट हॉन्टेड हर, और ये दर्द से भरा हुआ जो विचार है ये उसे हॉन्ट करता है, उसे डराता है। हॉन्टेड का मतलब क्या होता है? डराना। ये दर्द भरा विचार उन्हें डराना या उसे डराना शुरू कर देता है। बट सून शी ट्राइड टू पुट इट ऑफ बाय लुकिंग आउट ऑफ द कार विंडो, लेकिन तभी जल्द ही वो कोशिश करती है इस विचार को अपने दिमाग से बाहर निकालने की, और इसके लिए वो कार की विंडो के बाहर देखना शुरू कर देती है। शी सॉ द यंग ट्रीज रनिंग पास्ट देम, वो देखती है कि युवा या जवान पेड़ जो हैं, नए पेड़ जो हैं, उसके पास से तेजी से पीछे की ओर गुजर रहे। शी लुक्ड एट द मैरी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो उन प्रसन्न या खुश बच्चों की तरफ देखती है जो खुशी खुशी अपने घर के बाहर आ रहे होते हैं। एज शी सॉ लाइफ एंड वाइटलिटी इन द आउटसाइड वर्ल्ड, जैसे ही वो जीवन को देखती है, ऊर्जा को देखती है बाहरी संसार में, द पेनफुल थॉट्स पास्ड अवे, और ये जो दर्द भरे जो विचार हैं ये उसके दिमाग से निकल जाते हैं। फ्रॉम हर माइंड, उसके मन से या मस्तिष्क से। आफ्टर रीच द एयरपोर्ट, जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है, शी वेंट थ्रू द सिक्योरिटी चेक, तो वो एक सिक्योरिटी चेक से गुजरती है। हर मदर वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड अ फ्यू यार्ड्स अवे, और उनकी माताजी जो है वो उस सिक्योरिटी चेक से, यानी कि उस एयरपोर्ट से बाहर की तरफ ही उनसे कुछ गजों की दूरी पर खड़ी होती है। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, और जब सिक्योरिटी चेक हो जाता है उसके पश्चात, शी लुक्ड एट हर मदर अगेन, वो फिर से अपनी माँ की ओर देखती है। हर फेस वॉज पेल वाइट लाइक अ लेट विंटर्स मून, उनका चेहरा जो है बिल्कुल फीका पड़ा होता है, सफेद दिखाई देता है जैसे कि शरद ऋतु का चंद्रमा। शी फेल्ट द ओल्ड फैमिलियर एक ऑफ चाइल्डहुड इन हर हार्ट, और वह पुराने परिचित दर्द को महसूस करती है जो उनके हार्ट में था, उनके मन में था। विच इज यूजुअली फेल्ट बाय, जो कि सामान्यतः उनके द्वारा महसूस किया जाता था जब वो एक बच्ची थी। ड्यू टू द फियर ऑफ सेपरेशन,
सेपरेशन का मतलब होता है अलग हो जाना, और किस कारण से डर था, तो अलग होने के डर से, अलग होने का यहां पर डर का भाव दिखाई देता है कि वह अपनी माताजी से अलग हो जाएंगी। बट शी कंटेन्ड हरसेल्फ एंड केप्ट ऑन स्माइलिंग, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे, कंटेंट का मतलब होता है संभाल कर रखना, उन्होंने अपने आप को संभाले रखा और मुस्कुराती रही। इन ऑर्डर टू का मतलब क्या होता है, ताकि कंसील हर इमोशन, कंसील का मतलब होता है छिपाना, इमोशंस का मतलब भावनाएं, कि वे अपनी भावनाओं को छुपा सके, उसके लिए वो बस उन्हें देखकर स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, केवल मुस्कुराती रहती है और कुछ भी नहीं करती। शी स्पोक नो वर्ड्स टू हर मदर, वो अपनी माँ से कुछ नहीं कहती। ऑल दैट शी सेड वॉज, और केवल इतना ही वह अपनी माँ से कह पाती है, सी यू सून अम्मा, आपसे जल्द ही मिलूंगी। बेड गुड बाय, और उसी के बाद में उन्हें विदा या अलविदा कह देती हैं टू हर मदर, अपनी माताजी से, विद अ होप टू सी हर अगेन, इस आशा या उस उम्मीद के साथ कि वह जरूर उनसे दोबारा मिलेंगी। ठीक है गाइस, तो ये हमारी समरी है और उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कल का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट था क्योंकि कहानी या स्टोरी थोड़ी सी वैसी थी कि उतनी डिटेलिंग वहाँ पर होनी नहीं थी, और आज के लेक्चर में हमने हर एक इमोशन को, हर एक फीलिंग को रुक करके अच्छे से डिस्कस किया है। तो गाइज एक क्वेश्चन है मेरा आज, है ना, आपके घर में, आपके परिवार में, या आपके अड़ोस पड़ोस में, या आपके गांव में कोई भी वृद्ध व्यक्ति हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी वृद्ध व्यक्ति हो, जो पुरुष हो चाहे महिला हो, उनसे आपको बात करनी है और पूछना है आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। से इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाके उनको तड़ी दे के पूछने लग जाऊं, हाँ बोलो आप क्या चाहते हो, ऐसे नहीं। एक ज्ञान प्राप्त करने के हिसाब से एक बढ़िया शिष्य के भांति उनके सामने जाना और उनसे पूछना कि भाई जितने भी वृद्ध लोग हैं वो अपनी अगली पीढ़ी से, अपने बेटे बहुओं से, अपने पोते पोतियों से, अपने बेटी और नातियों से क्या चाहते हैं, मतलब हम क्या ऐसा कुछ करें जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपको प्रसन्नता मिले, ऐसा क्या है जो आप चाहते हैं कि हम लोग करें आपके लिए, है ना। ये पूछना और पूछ करके मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि आपको क्या आंसर मिला, ठीक है। और देखो ईमानदारी से जो होगा ना, जो काम ईमानदारी से होगा, मैं ये काम अपने लिए नहीं करवा रहा क्योंकि मैं कर चुका हूँ, काफ़ी बार कर चुका हूँ, अभी भी जब कभी मुझे मौका मिलता है, मुझे सौभाग्य से कल शाम को ही ये मौका मिला था, मैं अपने परिवार के 4 बुजुर्गों के साथ बैठा था लंबे समय तक, 1.5-2 घंटे तक मैं उनके साथ था और मुझे काफ़ी कुछ जानने को या सीखने को मिला, और मैं बस वहाँ चुप बैठा था। और जब कोई मुद्दा नहीं बचता था तो मैं बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट रख देता था कि इस बारे में बात हो जाए, ताकि वो बात चलती रहे, क्योंकि मुझे बड़ा उनसे जानने को, सीखने को मिल रहा था, जीवन के बारे में, जीवन दर्शन के बारे में, नौकरी क्या होती है उस बारे में, धन क्या है, धन की आवश्यकता क्या है उस बारे में, तो बहुत सारी ऐसी बातें चल रही थी और मुझे बड़ा आनंद आ रहा था कि भाई नहीं, चलो सभी लोग, किसी की आयु जो है 75 वर्ष है, किसी की 70 वर्ष है, किसी की 65 वर्ष है, और ये अपने पूरे जीवन का सारांश बैठ करके मुझे धन्यवाद में दे रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं लूँ। अगर अच्छी चीज़ मिल रही है तो लेनी चाहिए, मैंने भी ले ली। जितनी ले सकता था, जितना सीख सकता था उनसे मैंने प्रयास किया, और जब भी मौका मिलता है मैं ऐसा करता हूँ। बेईमानी मत करना यार इसमें, ये मेरे सीखने के लिए नहीं है, ये आप लोगों के अनुभव करने के लिए है कि कहाँ से आपको क्या मिल सकता है, और जहाँ से आपको कुछ मिल सकता है शायद आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज उसी स्थान को या उसी व्यक्ति को कर रहे हैं जहाँ से आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ईमानदारी से ये होमवर्क करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको वहाँ आपके क्षेत्र में लोगों से क्या जवाब मिला। एंड थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून, बाय।